Welcome folks. So this is the video related to chapter first. We have introduction in the earlier video. So let's get started directly with chapter first of ancient India. So let's get started. So guys, chapter first is related to importance of ancient India because it's important to understand why we are reading ancient Indian history. So at the first place, we will understand that firstly, people are not considered civilized unless they know writing. पहले समझने की बात यह है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता चले जो हमारे बड़े थे वो क्या करते थे, जो एंसेस्टर्स थे वो किस तरह की लाइफस्टाइल जीते थे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ह्यूमंस थे वो किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, ताकि हमें पता चल सके कि हम कितने सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं बाय टाइम। अब सिविलाइज्ड होने का क्या मतलब हुआ? सिविलाइज्ड हम सिर्फ उन्हें मानते हैं द पीपल हु कैन राइट. That's point here. People are not considered civilized unless they know writing. The point until which people were not knowing how to write, उन्हें हम लोग civilized नहीं बोलते, उसे prehistoric era बोला जाता है. Let me put it up for you. Just give me a second. I think yeah. दिस इज समथिंग जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब लोग लिख नहीं पाते थे, तो बेसिकली यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो लोग जब पहले लोग लिख नहीं पाते तो उसे प्री हिस्टोरिक एरा बोलते हैं, और उसका जो वो से एरा बोलता है, राइट, एरा। एंड टाइम पीरियड जो उसके अंडर आता है, उस एरा के अंदर, वो आता है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब आप समझोगे। और उसके बाद आता है एंशिएंट एरा, जिसमें कि लोग लिख पा रहे थे, वो सिविलाइज्ड थे, उनकी लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया था। वो आता है ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ये अभी आपको हो सकता है कि ये लग रहा हो कि ये क्या नाम है, पर फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्री हिस्टोरिक एरा है, जिसे हमने टाइम पीरियड में फर्दर 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। एंड एंशिएंट एरा में हमें वो 2 टाइम्स में हमने वो टाइम पीरियड को डिवाइड किया, ब्रॉन्ज एरा और आयरन एज। उसके बाद क्लासिकल एरा है, मिडिवल एरा है, मिडिवल एरा, अर्ली मिडिवल एरा वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आता है मॉडर्न एरा, रेनेसा के बाद। तो इस तरीके से ये पूरी का पूरा चलता है। अगर हम बात करें, अगर आप देखो, फिर उसके बाद है कंटेम्परेरी एरा। आपको पता होगा जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ते हैं, तो वो कंटेम्परेरी एरा में आ जाता है। तो ये सब कुछ हमें समझने की जरूरत है कि इस तरह से हम लोग इरास को डिवाइड करते हैं। एरा होता है पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम, ठीक है, और जो उसके अंदर जितने टाइम्स आ गए उसे हमने टाइम पीरियड बोला हुआ है। इस तरीके से ये सारा चल रहा है। तो मैं बेसिकली आपको समझाना ये चाह रही थी कि जब तक लोग लिख पढ़ नहीं पाते तब तक हम उन्हें सिविलाइज नहीं मानते हैं। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पीपल दोज आर नॉट able to write, they are not called civilized, and to understand which civilization is civilized and not, उसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। इंडिया proved to be crucible of ethnic group, कि इंडिया की अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? फर्स्ट रीजन तो हम ये देखना चाहते हैं कि कब से ह्यूमन बींग्स ने लिखना शुरू किया था, और दूसरा चीज हम ये समझना चाहते हैं कि जो हमारे डीएनए है वो इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों है, इतना ज्यादा मिक्सअप क्यों है। क्योंकि अगर हम इंडियंस की बात करें तो वी आर मिक्सचर ऑफ मल्टीपल एथनिसिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मल्टीपल डिफरेंट एथनिसिटी के लोग आए हैं, प्री आर्यंस थे, इंडो आर्यन, ग्रीक्स वगैरह, ये सब लोग आए हैं। तो इनकी वजह से जब वो इंडिया में आए, दे एसिमिलेटेड विद इंडियंस, और फिर डेफिनेटली जो आगे पॉपुलेशन बढ़ा है तो उसमें जो डीएनए थे वो म्यूटेट हुए हैं। तो ये कारण है, हम ये समझना चाहते हैं। अगर सपोज हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे डीएनए बाकियों से अलग क्यों है, क्यों हमारे डीएनए इतने ज्यादा डिफरेंट है, क्यों हमारे अंदर इतने सारी वेरिएशंस है, क्यों हम बहुत सारी चीजों के लिए इम्यून है। तो ये सब चीज समझने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है कि हमारी हिस्ट्री है क्या, हम है कौन, वो समझने के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। देन अभी जैसे बोल रहे हैं प्री आर्यंस, मतलब जो आर्यंस के आने से पहले थे। अब अगर आर्यंस आए तो उनके साथ साथ जो भी इंडिया में आया वो अपना कल्चर लेके आया, अपने ट्रेड्स लेके आया। अब जब आर्यंस इंडिया में आए तो वो अपना कल्चर, अपने ट्रेड्स लेके आए, वैदिक कल्चर लेके आए, उसके अंदर संस्कृत कल्चर था। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे ये सारी चीजें कि कैसे जो आर्यंस के इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंगली जो हमारे स्कल्पचर्स बने थे उनके अंदर क्या डिफरेंसेस थे। फिर प्री आर्यंस की अगर हम बात करें तो प्री आर्यंस वो थे जो पहले से इंडिया में रह रहे थे, लाइक आर्यंस के एडवेंट से पहले जो थे वो प्री आर्यंस थे। और बेसिकली वो कौन है? द्रविडियंस वगैरह, तमिल कल्चर जो था। ऐसा बोला जाता है कि जो साउथ में लोग रहते हैं बेसिकली वो इंडियंस थे, और उसके बाद ये आर्यंस वगैरह आए, उन्होंने अपनी जो भी फाइट्स वगैरह हुई उसके बाद उनका एसिमिलेशन हुआ, फिर उनको जो नहीं लगा फिर वो साउथ में और ज्यादा नीचे नीचे आते चले गए। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इन द वे कि जो लोगों में इतना डिफरेंस है, उसका कारण यही है कि जो बाहर से लोग आ रहे थे, जो डिफरेंट पासेस से लोग आए थे, गोल्डन पास वगैरह से, तो वो सबसे पहले कहाँ आ रहे थे? नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा था। तो जो लोग उनका इन्फ्लुएंस नहीं मान रहे थे, दे अंडरस्टूड कि यहाँ पे इतना मजा नहीं आ रहा, सो दे वेंट ऑन टू साउथ। तो इस तरह से वो डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो गया बिटवीन द पॉपुलेशन। बट मैनी द्रविडियन एंड नॉन संस्कृत टर्म्स अगर इन वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो। अब देखो, जब भी कोई बाहर से आपके घर में आ रहा है, सपोज करो आपके घर में कोई गेस्ट ही आ रहा है, तो वो
आपके घर में आके, ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी जरूर चाहता है, वो जरूर बोलेगा मैं तो इतने बजे खाता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, पर समहाउ वो आपके भी कुछ ना कुछ ट्रेट्स लेगा। आप अगर सपोज कीजिए यू आर वेजिटेरियन एंड द पीपल दैट had came to your house, जो वो लोग आए हैं, they are non vegetarian, but somehow they will understand कि अगर ये vegetarian है, they will not serve us non vegetarian food, then they will adapt that means they are adapting your culture, but still they will always try to make you do things that they love to do. For example, मैं तो सुबह बैठी पीता हूँ, and because of courtesy you also do that thing. तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जब बाहर से वो लोग इंडिया में आए, आर्यंस वगैरह, तो उन्हें इतना तो पता था कि बेसिकली ये तो हमारा घर तो नहीं है, वी आर आउटसाइडर. सो टू मेक एसिमिलेशन व्हाट दे डिड कि उन्होंने जो संस्कृत कल्चर की चीजें थी उसके साथ साथ जो द्राविडियन कल्चर की चीजें थी वो भी अपने अंदर, अपनी जो पूरी जो भी उनकी फिलॉसफी है उसमें रखी, ताकि वो ये दिखा सके, उनको रीजन मिले, जो द्राविडियन लोग हैं उन्हें रीजन मिले कि हाँ ये हमारे तरह का कुछ है, वी शैल फॉलो, वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. तो वो एसिमिलेशन की भावना दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी है जो द्राविडियन कल्चर के अकॉर्डिंग या उनकी जो टर्म्स है उन्हें भी यूज किया. Similarly, Pali and Sanskrit terms signifying ideas and institution developed in Gangetic plains, appears in earliest Tamil text called Sangam literature. Same वैसे ही जो ये पाली और संस्कृत जो लैंग्वेज है उसकी कुछ चीजें हमें तमिल जो लिटरेचर है, संगम लिटरेचर, जो कि देखो जब हम बात करते हैं लिटरेचर के बारे में तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि अगर हम सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल संगम लिटरेचर का आता है, क्योंकि संगम लिटरेचर काफी नहीं पूरी तरह से सेकुलर ही था. अभी हम आगे देखेंगे वो संगम लिटरेचर क्या था, बट अभी के लिए ये समझे कि संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का जो लिटरेचर था वो था. जैसे अगर हम बाकी आर्यंस लिटरेचर की बात करें, ऋग्वेद वगैरह ये सब चीज आ जाते हैं जो वेदास थे, तो वो डेफिनेटली वो सेकुलर नहीं थे, रिलीजियस थे. बट जो ये संगम लिटरेचर था ये बेसिकली एक सेकुलर लिटरेचर था, और जो ये सेकुलर लिटरेचर था इसमें भी कुछ टर्म्स ऐसी मिली हैं जो कि संस्कृत या पाली लैंग्वेज के अंडर थी. ये क्या दिखाता है कि जिस तरह से उन्होंने उनके ट्रेड लिए, अभी मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था कि आपके घर में कोई आया है एंड दे आर आस्किंग यू फॉर कि ठीक है मैं मॉर्निंग में बेड टी लेता हूं, इवन दो यू आर नॉट अप टू कि मैं कभी बेड टी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, बट इवन देन यू विल गिव दैट. तो सेम वहीं पे यहाँ पे भी ऐसा है, वो गिव एंड टेक वाला चीज था कि आर्यंस ने कुछ चीजें द्राविडियन कल्चर्स की सब कुछ डाली ताकि जो द्राविडियन है उन्हें लगे कि हाँ हमारा कुछ बिलोंगिंगनेस है उसके साथ. और सेम एज इट इज जो संगम लिटरेचर है, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स मिली जो कि संस्कृत या पाली लैंग्वेज से थी. सो आई होप टिल नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर रीडिंग हिस्ट्री. वी आर रीडिंग हिस्ट्री फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि सिविलाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ, व्हेन पीपल स्टार्ट राइटिंग एंड ऑल, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आर्यंस कौन थे, प्री आर्यंस कौन थे, जो डिफरेंट लिटरेचर्स है. अभी हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदा वगैरह की, वेदास जो थे, जो संगम लिटरेचर है उनकी प्रॉक्सिमिटी कैसी है. तो ये सब हमें कैसे समझ में आएगा, जब हम समझेंगे कि एंशिएंट इंडिया कैसा था. सो अर्लियर रीजन्स इनहेबिटेड बाय प्री आर्यंस ट्राइबल कौन से थे, वो जो लोग थे जो आर्यंस के एडवेंट से पहले रहते थे, प्री आर्यंस जिन्हें बोला जाएगा. तो वो जो प्री आर्यंस थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो मुंडा लैंग्वेज थी. अब देखो मुंडा ट्राइब आपको पता होगा वो आज भी है, राइट. ये सब चीजें हैं. तो ये सब क्यों है, ये सब क्या दिखाता है कि पहले इंडिया, अब सपोज हमें पता ही नहीं था कि मुंडा लैंग्वेज बोली जाती है कुछ भी, तो हमें बड़ा अनसर्टेन लगता कि अच्छा आजकल के टाइम में ये ट्राइब्स कौन सी है, हमें लगता वो आउटसाइडर्स है, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दे आर नॉट आउटसाइडर एट ऑल. तो वो चीजें समझने के लिए, ये समझने के लिए ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन था, आउटसाइडर कौन था जो इंडिया में आया और एसिमिलेट हुआ, वो सब समझने के लिए हमें एंशिएंट इंडिया पढ़नी जरूरी है. और एंशिएंट इंडिया में ही जो डिफरेंट धर्म बने, जैसे आपको पता है बुद्धिज्म जैनिज्म इंडिया से चला है, तो ये जो डिफरेंट धर्म जो चले हैं, हिंदुइज्म है, तो ये सबका ये एडवेंट कैसे हुआ. जो भी चीज इस धरती पे होती है उसका कोई रीजन होता है. ह्यूमन बीइंग बिना रीजन के कुछ भी अडेप्ट नहीं करता, कुछ भी करता ही नहीं है. हम सांस भी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, नहीं तो हम शायद सांस भी ना ले. वी आर दैट मच लेथार्जिक राइट नाउ. तो इसलिए अगर कोई धर्म बने हैं वो क्यों बने, उनके जो इथोस थे वो इथोस क्यों थे, क्योंकि उस समय की सोसाइटी की डिमांड वैसी थी. तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम खुद से उन जो भी वो रिलीजन्स है उनके अंदर जाके देखेंगे कि इनमें है क्या, किस तरह से इनका एडवेंट हुआ. तो वो कैसे पता चलेगा, एंशिएंट इंडिया पढ़ के. तो देन कम्स एंशिएंट इंडिया की जो ट्राइब थी भारतास, क्योंकि हमें पता है भारत बोला जाता है, तो वो भारतास की जो ट्राइब थी उसके बारे में हमें पता चला. कैसे पता चला, एंशिएंट इंडिया पढ़ के. देन भारतवर्ष, लैंड ऑफ भारत, ये सब चीजें हमें कैसे पता चल रही हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ के. इसलिए हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है. हम लोग नॉर्मली, मैंने जितना भी देखा है, इवन इफ यू आस्क समबडी कि आप एंशिएंट इंडिया पढ़ना क्यों चाहते हो, इवन देन दे विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट थिंग. क्यों, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें पेपर में एमसीक्यूज ट्राई करने हैं, हमें टेस्ट सीरीज लगानी है, हमें यूपीएससी का पेपर देना है, मगर हम ये नहीं समझ रहे हम वो कर क्यों रहे हैं. क्योंकि समहाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर.
मैं ये नहीं कह रही सारी इन्फॉर्मेशन हर किसी को चाहिए, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए, पर कुछ बेसिक फंडास जरूर पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी होती है कि मैं जो कर रहा हूं मैं कर ही क्यों रहा हूं, वो पता होना जरूरी है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें पढ़नी। Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you. आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. Then king who tried to establish authority from Himalaya to Cape Comorin. अब देखिए ये जो केप है ये कहाँ पे है, you have to locate it, right? एक बार को वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए, and I request you to just go and understand or like Google it कि कहाँ पे ये केप पड़ता है। And from valley of Brahmaputra in east to land belonging to west like Indus. तो ये इस पूरे एरिया में जो भी रूल करता था उसे क्या बोला जाता था? चक्रवर्ती। I hope you had searched. If you hadn't, then this cave is at Kanyakumari. So basically what it want to say कि अगर हिमालय से कन्याकुमारी और इधर ब्रह्मपुत्र से इंडस तक जो भी रूल करता था इस पूरी दिशाओं में उसे चक्रवर्ती बोला जाता था। सो बिकॉज आप देखोगे ना चक्रवर्ती, आपको नाम सुनेगा जरूर। जब हम ये जो मौर्यन टाइम देखते हैं उसमें भी आपने सुना होगा ये। तो बेसिकली ये वो फंडा है कि क्यों उन्हें चक्रवर्ती बोलते थे। और देखो अगर सपोज किसी को चक्रवर्ती बोला जा रहा है तो अपने आप से समझ रहे हो कि उनका कितना डोमिनेंस होगा कि वो इतने बड़े एरिया में, एक तरह से पूरे इंडिया में। और देखो उस समय भी कोई फोन नहीं थे कि वो फोन से मैनेज कर रहे थे या ईमेल आउट कर रहे थे, तो फिर भी मतलब इतनी टेक्नोलॉजी लैक होने के बावजूद भी, इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट ना होने के बावजूद भी अगर वो इतनी बड़ी कंट्री पे रूल कर सकते थे, इतनी डाइवर्स कंट्री पे रूल कर रहे थे, सो दैट शोज कि इट्स वेरी मच पॉसिबल वट एवर वी थिंक वी कैन डू। The only reason we are not able to do is क्योंकि हमारे माइंड में वो एक सेल्फ बिलीविंग डाउट है, हमारे अंदर वो एक रहता है डाउट कहीं ना कहीं, शायद मैं वो नहीं कर सकता या शायद मैं वो नहीं कर सकती, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड हाउ वी कम टू नो अबाउट चक्रवर्तीज? एंशिएंट इंडिया। World Hind is derived from Sanskrit term Sindhu and in course of time known to became, because वो अगेन फिर वही बात होती है, मिसप्रोनाउंसिएशन से इंडिया का नाम इंडिया पड़ा है, because of Sindhu it was called as Hind, and हिंद के बाद फिर वो उनसे बोला नहीं जाता था, and then they came it to be India. In 3rd century BC प्राकृत served as lingua franca का मतलब क्या होता है कि बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली आजकल के टाइम में देखें तो सपोज अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो हिंदी हमारी एक लैंग्वेज होती है जिससे कि हम नॉर्मली बात करते हैं। ऑल्दो नाउअडेज एवरीवन फील वेरी प्राउड व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट बेसिकली आवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन राइट नाउ आल्सो जो मदर टंग है हमारा वो हिंदी रहता है। सो वो जो एक तरह से हिंदी हम लोग बोल सकते हैं हमारे लिए है, तो वही उस समय में प्राकृत होती थी जो लैंग्वेज वो होती थी। अब वो जो अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं वो भी बेसिकली प्राकृत में ही लिखी हुई हैं। और देखो लैंग्वेज अलग चीज होती है, स्क्रिप्ट अलग चीज होती है, ये जरूर याद रखिएगा। अब वो डिफरेंस क्या है, अगर मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला हिंदी लैंग्वेज है, देवनागरी लिपि है, अलग स्क्रिप्ट है, राइट? तो जो वो लिपि होती है उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो वैसे ही अगर मैं पंजाबी की बात करूँ तो पंजाबी लैंग्वेज है और गुरमुखी लिपि है। अगेन आई कम बैक टू लिपि। सो पंजाबी लैंग्वेज है एंड गुरमुखी स्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये तो एक ऐसा एग्जांपल हुआ जो आपको लगेगा हाँ ठीक है बोल दिया, मगर हम देखो अगर हम बात करें, सपोज कीजिए हम लोग बोलते हैं स्पेनिश की बात करते हैं, ठीक है, वो स्पेनिश लैंग्वेज है पर उसकी जो स्क्रिप्ट है वो तो फिर भी वही है ना जो इंग्लिश की है, राइट? तो ये चीजें होती है। तो ये डिफरेंस है स्क्रिप्ट और उसका लैंग्वेज का। तो जो अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस थी उस समय, क्योंकि नॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो प्राकृत में था, तो इसलिए उनकी इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज है वो भी प्राकृत है और जो उनकी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और लेटर जो संस्कृत थी, पहले वो प्राकृत था पर लेटर जैसे जैसे आर्यंस का अपना दबदबा बनता चला गया, दे गेट इनटू प्रोमिनेंस, तो वो लेटर संस्कृत का जो वो स्टेटस था एज अ लैंग्वेज वो इंक्रीज हो गया। और जो रामायण महाभारत जी जो पुराण वगैरह ये सब कुछ है ये संस्कृत में ही लिखे गए हैं एंड डेफिनेटली फिर बाद में उसने डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में बताया गया। सो ये है अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर
our like literature. Firstly, मैंने आपको जैसे बोला, जैसे हम रामायण महाभारत ये सब की बात करें तो ये सेकुलर नहीं है, ये रिलीजियस है, राइट? तो हम लोगों ने क्या क्या इस अभी तक समझा है, हमने ये भी देख लिया लाइक ट्राइब्स एंड ऑल, जो एंशिएंट इंडिया था उसमें किस तरह का हमारा सिस्टम था, मतलब कौन कौन थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, देखो एक एक कैसे लैंग्वेज एक टाइम पे प्राइम लैंग्वेज कुछ हो सकती है, दूसरे टाइम पे प्राइम लैंग्वेज चेंज हो सकती है, जैसे पहले प्राकृत थी और फिर बाद में कौन सी लैंग्वेज हो गई, संस्कृत हो गई। अब हम देखते हैं कि उस समय का सोशल सिस्टम किस तरह का था। तो इफ आई आस्क यू अबाउट सोशल सिस्टम, तो नॉर्थ इंडिया में प्रिविलेंट था वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम, जो कहीं ना कहीं आज भी है। वर्ना सिस्टम इतना नहीं है, पर कास्ट सिस्टम आज भी बहुत जगह पे रहता है और बेसिकली वो हम सबके हेड में है। तो नॉर्थ इंडिया में वर्ना और कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था, और साउथ इंडिया में भी कोई लोग वो तो थे नहीं कि जो फॉरेन से थे, तो वो भी वही लोग थे जो मतलब एक दूसरे के साथ काफी एसोसिएटेड थे। तो ये जो वर्ना सिस्टम कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे थ्रू आउट इंडिया वो प्रिविलेंट थे। तो डेफिनेटली विच केम टू बी प्रिवेल ऑलमोस्ट ऑल कंट्री। तो ये सोशल सिस्टम था। अब देखो वर्ना सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, आई डोंट फील यू ऑल नीड टू नो अबाउट इट, बट स्टिल लेट मी टेल यू, कास्ट सिस्टम इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ pollution and purity, and varna system is like segregating people on the basis of occupation. So these are the difference between varna system and caste system, and these were very much prevalent at those times, and somehow these are prevalent in today's life also. So even today you might see people like distinguishing between people just because of caste and all. Okay guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that, because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic, but before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So this type of social system was prevalent in the ancient India. Then this last point that we want to discuss over there is relevance of past. Why, like, what is relevance of past? So ancient Indians made like, देखो जो हिस्ट्री है वो बेसिकली जो लिखी गई है वो यूरोपियंस के द्वारा ज्यादा लिखी गई, तो इसलिए यूरोपियंस ने हमेशा अपने आप को एक दुनिया का सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश की है, एंड दे ऑलवेज पोर्ट्रेट अस एज अ वे इन अ वे कि हम लोग हिस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा मतलब सही नहीं थे, वी वर नॉट एबल टू जस्ट लाइक नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, वी वर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ माइंडसेट फॉर हिस्ट्री। तो दे हैड मेड थिंग्स लाइक दैट, वो हम अगले वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, देन यू गेट टू नो व्हाई दे थॉट लाइक दैट एंड व्हाई दिस टाइप ऑफ थॉट्स वर प्रिविलेंट। बट what we had understood is कि ऐसा कुछ भी नहीं है, we were the people, like let's go with the flow, then I will let you know about it. So ancient Indians made remarkable progress in different field of life, but society was marked with gross social injustice. We do know, like because of varna system and caste system, बहुत सारे issues हमारे साथ थे, but that's not something that is just for India. Even if you go back, even today itself, if you go to like very developed countries like America and all, over there also there is they distinguish people basis on color. Right, so there also these type of things do happen. जबकि वो इतनी देर से independent है, they are very much republic nation since long back. Then they also do have that type of problems. तो क्या हो गया अगर इंडिया में भी था? That's not something for which we should be made कि अरे यार तुम्हारे इधर तो ऐसा था. So this is not something we should be like so much thinking about that. ठीक है, प्रॉब्लम्स है, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट, एंड टुडे आल्सो वी आर वर्किंग ऑन दीज लाइंस सो दैट वी कैन बेटर ऑफ दीज थिंग्स, बट दिस इज नॉट समथिंग जिसे हम जैसे बोलते हैं किसी चीज को ओवर ग्लोरीफाई भी मत करो और किसी चीज को इतना ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश भी मत करो या इतना ज्यादा उसके अगेंस्ट में भी मत चलो। द लोअर ऑर्डर पर्टिकुलरली शूद्रास और अनटचेबल्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत बुरी थी। इंडिया कैन नॉट डेवलप स्पीडीली अनलेस सच वेस्टेजेस ऑफ पास्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स सोसाइटी, दैट वी डू नो। और वो हमें कैसे पता चल रहा है? ये हमें पता चला एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के हमें समझ में आया कि किस तरह से वहां तब जो लोग थे, अनटचेबल्स थे, दलित्स थे, उनकी कंडीशंस कितनी पैथेटिक थी। और हम लोग पॉलिटी की सीरीज में भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अब भी देखा कि कितना बुरे कंडीशन में लोगों के, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का हमें एग्जाम्पल बताया, उनकी स्टोरीज हमने बीच में देखी, वाल्मीकि की हमने स्टोरी देखी थी पॉलिटी की बुक में, तो वी गेट टू नो अबाउट हाउ थिंग्स turned out for them. So their conditions were very bad and things are improving for sure, but somehow आज भी कहीं ना कहीं वो problems है। अगर problems नहीं है, you are saying something is going good, then why we get news in the newspaper जहाँ पे honor killing हो रहा है? Reason क्या है कि तुमने नीच जाति वाली से शादी कर ली। So these type of things, if these type of things do happen in society, that itself show अभी बहुत आगे तक जाने की जरूरत है। Lot of things have to be worked on. So caste barrier and prejudice do not allow even educated people to appreciate dignity of manual labor and prevent our unity for common cause. This is very important thing, and I want you to take it with you that caste barriers are something that at least you must not be having in your head. जो बड़े करते थे, like we can't change them, जो वो सारी जिंदगी से वो चीज करते